थोड़ा और इसको नीचे आने दीजिए, कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ एंट्री के लिए रिव्यू करेंगे। लेकिन अब आइए ये दवाओं से हम बढ़ते हैं रियल एस्टेट की तरफ। ये अच्छा काम कर रहे हैं। दवाओं से आगे बढ़ना जरूरी है। जी। तो नवंबर में रियल एस्टेट स्पेस में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, किस प्रकार का हाल रहा है, हाउसिंग सेक्टर का ट्रेंड कैसा रहा है, आइए जान लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, जरा बताइए क्या खास दिखा है आपको इस स्पेस में? इनफैक्ट खास तो है नेहा, अगर आप ओवरऑल देखें हाउसिंग डिमांड में धीमापन दिखा है, बट वैल्यू टर्म्स में और वॉल्यूम टर्म्स में दोनों में डिस्पैरिटी है। यानी अगर आप नवंबर मंथ में वैल्यू के आधार पर देखें तो हाउसिंग सेल्स में 2% वाई गिरावट दिखी है, लेकिन वॉल्यूम के आधार पर सेल्स वॉल्यूम 3% मंथ ऑन मंथ बढ़े, और वो भी तब जब आपके पास फेस्टिव डिमांड थी। तो एक्चुअली क्या कहना हम चाह रहे हैं कि दिख ये रहा है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में शायद वहां पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अफोर्डेबल सेगमेंट की डिमांड बढ़ी हुई है। वैल्यू टर्म्स में तो ओवरऑल हाउसिंग सेल्स में नहीं दिखी, पर वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा सा। अब आप अलग अलग शहरों का ट्रेंड देखें अगर, तो उसमें कोलकाता, एनसीआर, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर इन मार्केट्स ने अच्छा किया है। यहाँ डिमांड ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, पॉजिटिव दिखाई दिया। 23 से 27% की बढ़त यहाँ दिखाई दिया है। लेकिन आप दूसरे अगर सेगमेंट्स बोले, उन्होंने भी अच्छा किया। हैदराबाद हो, एमएमआर रीजन हो, थोड़ा कम रहा इनकी ग्रोथ, लेकिन यहाँ पर भी 4 से 9% तक की ग्रोथ रही। तो अफोर्डेबल सेगमेंट की ग्रोथ बढ़ी है। ये पर्टिकुलर सिटीज है जिन्होंने अच्छा किया। अगर आप इन्वेंट्री लेवल्स के लिहाज से करें तो सबसे खराब जिस मार्केट ने परफॉर्म किया नवंबर मंथ में होती हैदराबाद की मार्केट। पहले अच्छी वाली बात करते हैं। एक्चुअली पैन इंडिया लेवल पर आप अगर एवरेज इन्वेंट्री लेवल देखें तो 18 महीने का माना जाता है। 18 महीने का के ऊंचाई पर इस वक्त पैन इंडिया आपको हाउसिंग सेक्टर की इन्वेंट्री लेवल्स दिख रहे हैं। लेकिन एनसीआर हो, पुणे हो, बेंगलुरु, इन्होंने काफी अच्छा किया। इनकी इन्वेंट्री लेवल ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल से काफी नीचे थी। इनकी 13 से 15 महीने के हाई लेवल्स पर थी। तो अच्छी परफॉर्मिंग मार्केट्स थी। इसी तरह से दूसरी मार्केट्स ने भी अच्छा काम किया। कोलकाता, एनसीआर, चेन्नई, सबसे ज्यादा हाई इन्वेंट्री लेवल्स जो दिखाई दिए नवंबर मंथ में, जहां सेल सबसे कम हुई, वो थी हैदराबाद, जहां 27 महीने के हाइपर इन्वेंट्री लेवल्स है। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो हमें नवंबर मंथ में दिखे कि एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग, इसकी डिमांड बढ़ी है, और इन्वेंट्री लेवल्स जो है हैदराबाद में सबसे ज्यादा हाई रहे, और सबसे कम यानी सबसे ज्यादा बिक्री जो हुई वो एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु जैसे एरियाज में हुई। चोपड़ा सर से इस पर राय लेते हैं। चोपड़ा सर, ये जो अभी कुछ समय पहले अभी आपने स्पेशल पिक्स में रिकमेंडेशन दी, क्या रियल एस्टेट स्पेस के भी कुछ नाम है जो आप ऐड करना चाहेंगे, या अभी आप वॉच करेंगे स्पेस को? मैं एक छोटी सी बात, अभी एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। मैं कैमेलियर्स, डीएलएफ कैमेलियर्स में किसी एक अपने मित्र के साथ बैठा हुआ था, और वहाँ पे कुछ क्लब में कई सारे लोग आ जा रहे थे, और वहाँ पर कई लोगों का मुझे पता लगा कि वो लोग उन्हीं लोगों ने जो कैमेलियर्स में रहते हैं, उन्होंने दहालियास भी बुक किया है। तो जो अल्ट्रा रिच, जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, और मुझे ये भी पता लगा कि डीएलएफ ने करीब करीब 250 दहलियास ऑलरेडी बुक कर लिए हैं। अब वो समय आ रहा है जब बड़े जो शहर हैं, बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, वहां पर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं। नो डाउट जो नंबर्स आते हैं वो अफोर्डेबल से आते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग से, या मिड साइज या मिड प्राइस्ड हाउसिंग से आते हैं। वो नंबर्स जरूर आ जाते हैं, मगर जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो अल्ट्रा लग्जरी से आती है, चाहे वो लोधा हो, चाहे वो ब्रिगेड हो, चाहे वो डीएलएफ हो। तो मेरा ये मानना है कि जिन बिल्डर्स ने ऐसा अपना एक वर्चस्व स्थापित किया है, जैसे दिल्ली एनसीआर में, तो डीएलएफ निश्चित रूप से है। तो डीएलएफ मुझे लगता है कि अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहता है लंबी अवधि के लिए तो उसमें जरूर कर सकता है। इसी प्रकार ब्रिगेड है, जो कि बैंगलोर बेस्ड बहुत अच्छा काम करता है। लोधा डेवलपर्स है जो बॉम्बे में काम करता है। तो ये रियल एस्टेट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो 100 करोड़ रुपया, 125 करोड़ रुपए का एक कॉन्डोमोनियम, एक अपार्टमेंट बेच देते हैं, तो और आसानी से बेच देते हैं। माइंड यू, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है और ये प्रोजेक्ट 4 साल से बना हुआ है, कोई लेने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बज क्रिएट करते हैं उस प्रोजेक्ट के आसपास, उसको सक्सेसफुली बेच भी देते हैं। तो और आज भारत में नंबर ऑफ मिलियनर्स बढ़ते जा रहे हैं, बिलियनर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम ग्लोबल रैंकिंग में देखें तो कहीं ना कहीं जहां भारत का नाम 10 साल पहले कहीं नहीं आता था, तो आज दिखने लगा है। तो नंबर ऑफ रिच पीपल आर इंक्रीजिंग, और सब लोग अपने लाइफस्टाइल पे खर्चा करना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर्स बना पा रहे हैं,
वो जल्दी बेच भी लेते हैं और ये एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आप एक 100 करोड़ का एक अपार्टमेंट बेचते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें आपका 20, 25, 30 करोड़ रुपए से ज्यादा या 40 करोड़ रुपए से ज्यादा लगता होगा। तो बहुत अच्छा मार्जिन्स हैं और डीएलएफ जैसा बिल्डर तो बेयर शेल देता है, उसमें जैसे आपको इंटीरियर कराना आप कराइए, तो इंटीरियर का खर्चा भी बच जाता है। तो जो मैंने टॉप बिल्डर्स के नाम लिए, मुझे लगता है इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं गिरावट में। रियल एस्टेट स्पेस में भी आपके लिए कई तरह के मौके हैं। आप जिन स्टॉक्स का जिक्र किया गया उन पर फोकस करके चल सकते हैं। डीएलएफ है, ओबरा रियल्टी है, यहाँ पर बेहतरीन मौके, और हाल फिलहाल में इन स्टॉक्स ने परफॉर्म करके भी दिखाया है। एक और स्टॉक जो परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट का भी हिस्सा रहा है, और अभी से नहीं कई सालों से, हम बात करें आदित्य बिरला कैपिटल की। यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ है। पहले तो मैं बंसल जी की राय लूंगी।